हमने छोड़ा था कि भैया जब कल बात थी तो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक सभी को तैयार करके आना है, सभी को तैयार करना था। हमने पीछे देखा कि रेजिस्टिंग इफेक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, फैक्ट दो आर नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन whether they occurred at the same time and same place or different times and different places। इनको सभी के पास बेरट जरूर होना चाहिए जिस समय भी आप क्लास ज्वाइन करें, और आपका राइटिंग पैड आपके साथ होना चाहिए कि जो चीज आपको समझ में आए उसे तुरंत आप नोट कर लो, या नोट करने से ये लाभ होगा, या कोई चीज आपको लगती है वो आपको नोट करने लायक है तो नोट कर लो, ठीक है। अब तीन चीजें और बची, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, motive, preparation of conduct and fact necessary to explain or introduce। अब देखो हम उल्टा चलते हैं, उल्टा यानी कि सबसे पहले लेंगे हम किसको, सेक्शन 9 को, खाली एकदम मोटा सा, ये होता फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट इशू, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड की हम बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 को ले जाकर के हम सीआरपीसी में कहाँ ले जाकर के उसको जोड़ेंगे ये बताएंगे हमें प्रेरणा। प्रेरणा प्रेरणा बेटा अनम्यूट कर लो अपने आप को। अनीस सर नहीं, मुझे नहीं आता है कि सीआरपीसी में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सेक्शन 9 में है ना, मुझे नहीं पता सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मनीष सर 54 है। 54 ए शाबाश। और देखो वापिस आ जाओ तुम सेक्शन 7 पे। फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, किसका इमीडिएट जो इफेक्ट है इमीडिएट होना चाहिए और अदरवाइज होना चाहिए, किसका, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। जब आप पेयर खोल के देखोगे वहां पे ये सीधे सीधे से ये है फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happen or which afford an opportunity for their occurrence। यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, तीन चीजें क्या है, जो पहले है जो ऐसे तथ्य हैं जो या तो अवसर प्रदान करते हैं या कारण बताते हैं या प्रभाव बताते हैं, वह इफेक्ट बताते हैं, चाहे वो इफेक्ट वो इमीडिएट तुरंत होना चाहिए या अदरवाइज होना चाहिए, या वो तथ्य जो स्थिति को पैदा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन, ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिनके अंतर्गत वो हुए, या अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस, वे सभी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। दिव्या दिव्या बेटा पढ़ना सेक्शन 7 को डायरेक्ट से। Facts which are occasion, cause or effect of fact in issue. Facts which are the occasion, cause and or effect or immediate or otherwise of relevant facts or facts in issue, or which the or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. श्रेयांश यस सर। बेटा कुछ आया समझ में, सेक्शन 7 क्या कह रहा है? नहीं सर। हैं? ये तो पक्की बात है, तूने पढ़ा नहीं है। कल जब कहा था कि ये 7 से लेके 9 तक, कम से कम 6 से लेकर 9 तक सभी को पढ़ रहे हैं, पक्की बात है ना? यस है ना? फिर कैसे काम चलेगा भाई? हर्षित सर। जी सर। हाँ सर, कुछ आया आपकी समझ में, क्या कहना चाह रहा है? जी सर। बताओगे? यहाँ सर बिल्कुल कोशिश करते हैं। इसमें उन्होंने बताया फैक्ट
which are the occasion, cause or effect immediately or otherwise of the relevant fact. जो कि relevant fact है, या तो वो फैक्ट कौन से ओकेजन, कॉज और अफेक्ट के, या तो इमीडिएटली हुए हैं या उसके कुछ टाइम बाद हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी धूल वाली जमीन, किसी रेत वाली जमीन पर दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में क्या हुआ कि लड़े, उसके बाद लड़ने के बाद क्या हो गया कि जमीन पे उसके उनके लड़ने के निशान बन गए। हाँ, हाँ, अब ये उसकी तब जो, अभी कब बने, हाँ, ये तब बने जब लड़ाई हुई उसके तुरंत बाद बने। वेरी गुड, वेरी गुड, सही और बात। क्या है, अब हाँ, उसके बाद हमें ये देखना है कि रिलेवेंट फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, इसके लिए हमें फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज की जो डिफाइन कर रखा है उसको देखेंगे। रिलेवेंट फैक्ट कहता है व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू अनदर, यानी कि अब जो निशान बने, निशान लड़ाई से कनेक्टेड हैं। जो जमीन पे धूल पे लड़ने के निशान बने, वो निशान क्या दर्शाते हैं कि यहाँ पर इस जमीन पर किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी। When one fact is said to be relevant to the another, जी बिल्कुल, क्योंकि relevant fact की बात कर रहा है तो जो जमीन पे निशान बने हैं लड़ने के, वो लड़ाई से कनेक्टेड हैं। और उसके बाद हम फैक्ट इन इशू की बात करते हैं, तो फैक्ट इन इशू कहता है any fact from which either by itself or in connection with the other fact। जी बिल्कुल, अब जो जमीन पर लड़ने के निशान बने हैं वो जो है वो कनेक्टेड है किससे, लड़ाई से। जी, देखो अब सबसे पहले हम देखते हैं ओकेजन की। जब हम बात करते हैं तो ओकेजन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 ये कहता है कि जो हमारे हर्षित भारद्वाज जी हैं, ये श्रेयांश के साथ एक मेले में गए। जब मेले में जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने श्रेयांश को वो बताया कि इनके पास 10 लाख रुपए हैं और ये मेला घूमने जा रहे हैं। ठीक है, कोई खैर कोई बात नहीं, श्रेयांश अपने रास्ते चले गए, हर्षित जी अपने मेला चले गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मतलब मेले में पहुंचने से पहले इनको लूट लिया गया और 5 लाख रुपए जो है इनके पास से रॉब हो गए। अब जब ट्रायल चला तो ट्रायल के दौरान यह तथ्य कि यह बात कि इनके पास 5 लाख रुपए हैं इन्होंने श्रेयांश को बताई थी। द स्टेटमेंट इज रेलिवेंट व्हाई दैट फॉर as the Shreyans has known that the Harshit sir have a 5 lakh rupees, that's why Shreyans have a occasion to rob him। देखो अब इसके लिए पहला वाला जब हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो पहला इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, हमारे पास साथ है दीपक जी। दीपक जी, जी सर। एविडेंस का डायरेक्ट है आपके पास? सर ऑनलाइन वाला है अभी तो मेरे पास। कोई बात नहीं, वो कोई सा भी हो, बस होना चाहिए। उसमें एक बार पढ़ देंगे जो पहला इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, मुझे शायद सर मेरे वाले में जो इलस्ट्रेशन है उसमें है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, इज इट द सेम इलस्ट्रेशन सर? ये मुझे नहीं मालूम भाई, क्योंकि मेरे तो पढ़ना है, आपको बस पढ़ दीजिए। Okay. सर मेरे पास जो इलस्ट्रेशंस हैं उसमें ए में दे रखा है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। अच्छा, क्या ये उस कहानी से मैच खाता है जो मैंने अभी बताई थी? सर जो आपने बताई उससे तो मैच कर रहा है, लेकिन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इलस्ट्रेशन देखा था जिसमें वो रूम से बाहर आके लेडी चिल्ला रही थी, मेरा माइंड वहां अटक गया है, ये उससे मैच नहीं करता है। तो लेकिन वो जो हमने लेडी चिल्ला रही थी वो हमने देखा था कि जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें, जो उसका जो स्टेटमेंट है वो वहां हम पढ़ रहे थे रजिस्ट्री कि रजिस्ट्री होता क्या है, और यहाँ हम देख रहे हैं फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट। यानी कि ये दोनों चीजें अलग है। वो जो चीजें हमने देखी वो अलग थी, तो उसको आप इससे नहीं जोड़ेंगे फिलहाल। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी चीज और है, आपको मेन चीज ये है कि हमें जो है क्योंकि जो 6 से लेकर 55 तक बताया गया है कि कौन से तथ्य सुसंगत हैं, what facts are relevant, all the facts those are covered under section 6 to section 55 और relevant। अच्छा, एक चीज और है कि मान लीजिए कोई चीज अगर सेक्शन 7 के अंदर अगर रेलिवेंट है तो ये जरूरी नहीं कहीं और रेलिवेंट नहीं हो सकती, वहां भी रेलिवेंट हो सकती है। मान लीजिए अगर हम ओकेजन की बात करते हैं तो ओकेजन जैसे है आपके पास क्या है, ये बात मालूम थी, उसके पास 5 लाख रुपए मालूम थी, तो यानी कि आपके पास अवसर था। तो ये चीज अगर यहाँ रेलिवेंट है तो मोटिव
वहां भी रेलिवेंट होगी। जो रॉबरी की की थी उन्हें 5 लाख रुपए उनसे लेने थे, उनके पास मोटिव था रॉबरी का, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि कोई तथ्य अगर एक सेक्शन 7 में रेलिवेंट है तो हो सकता है वो सेक्शन 8 में भी रेलिवेंट हो। अब इसी के बाद जो हेलो? दूसरा, हेलो हर्षित सर, हाँ सर, ये ओकेजन, कोज और अफेक्ट को तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे ना, थोड़ा बताइए सर। बिल्कुल बता देते हैं, उसका यही तो है। अब देखिए दूसरा वाला, देखो तीनों का नहीं, तीनों हम जो कनेक्ट नहीं करना है इसको, हमें देखना है कि रेलिवेंट क्या है। कनेक्ट क्यों नहीं करना है? कनेक्ट क्योंकि सब चीजें अलग है। ओकेजन अलग चीज होती है, कॉज अलग चीज, कारण अलग चीज होती है, प्रभाव और जो इफेक्ट है वो अलग चीज होती है। यानी कि जो स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि स्टेटमेंट ने बताया कि हाँ उनके पास अवसर था, किसके पास? श्रेयस के पास, हर्षित को रॉब करने का, लूटने का, क्योंकि उनके पास अवसर था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके पास 5 लाख रुपए हैं। ये रेलिवेंट होगा एज ए ओकेजन। अब अगर हम कॉज की बात करते हैं कि आखिर कारण क्या था जो हर्षित ने श्रेयांश की पिटाई की, पिटाई करने का कारण, पिटाई करने का कारण ये हो सकता है कि तो पता कैसे लगा, लूटे इन्होंने? ना, अब इसको हर बार एक ही एग्जांपल थोड़ी होगा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये होता है हर्षित ने श्रेयांश की पिटाई की, उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि तो श्रेयांश होशियार है, होशियार बच्चा है, पढ़ता भी ठीक है, क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसके आते हैं, और जो है हर्षित सर हमारे थोड़ा सा जो है शांत स्वभाव के हैं, चीजें कम देर से पकड़ में आती है। तो जो श्रेयांश जी है इस बात को लेकर के हर्षित जी को टीज करते थे। अब ये बात पूरी क्लास को बताती कि जो श्रेयांश जी है वो हर्षित जी को टीज करते हैं। अब जो है श्रेयांश की पिटाई कर दी किसी ने अंधेरे में, तो आरोप आया हर्षित जी के ऊपर। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि आखिर क्यों, क्या कारण था भाई, क्यों करेंगे हर्षित जी पिटाई। तो ये वाली बात कि जो श्रेयांश हर्षित जी को टीज करते थे, ये बात मालूम थी सारी क्लास को, और इस चीज का जो स्टेटमेंट है यानी कि हर्षित जी के पास एक कारण था क्योंकि श्रेयांश उन्हें टीज करते थे। दैट्स इट इज द कॉज, दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट एज कॉज, यानी कि जो कारण की हम बात करेंगे। अभी क्लियर है हर्षित सर? क्यों हर्षित सर? यस सर, यस सर। आद्या बोलो बेटा। सर जैसे आपने अभी जो एग्जांपल दिया सर, वो चीज तो हमने भी सेम सेक्शन 6 में पढ़ी ना रजिस्टर में, कि कैसे जो ट्रांजैक्शंस है वो एक सेम पार्ट बन रही हैं रजिस्टर में। तो सर इसमें डिफरेंट क्या हुआ? देखो दो चीजें हमने वहां पर देखो, हमने देखा था सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होते हैं जो, देखो वहां पे मेन जो शब्दों पे अगर हम देखो, ऐसे तथ्य जो विवाद में नहीं है, यानी कि विवाद में नहीं है मतलब फैक्ट दो बार नॉट इन इशू, वो फैक्ट इन इशू तो नहीं है। देखो अगर क्रिमिनल मैटर्स की आप बात करते हैं तो प्रूव और डिस्प्रूव की चीजों को चेंज किया जाएगा, कौन से फैक्ट टू बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड, जो फैक्ट इन इशू है उन्हीं के ऊपर पूरा केस होता है। सारी जो एविडेंस आती है उन्हीं के रिगार्डिंग आती है फैक्ट इन इशू, यानी कि जो विवाद में कौन कौन से तथ्य थे। अब फैक्ट इन इशू के, लेकिन वो तथ्य जो विवाद में तो नहीं है, विवाद में नहीं है मतलब सीधा सीधा से जब ए और ए के ऊपर बी की हत्या का मामला चला तो ये बात कि जो ना ए ने बी की मारपीट पीट कर हत्या की, बी के ए के ऊपर पैसे उधार थे, ठीक है, ए बार बार इन चीजों को तगादा करता था, ये फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका तो इनसे कोई कनेक्शन नहीं होता, वो जब इन चीजों को देखते थे, जब लोग आपस में मिलते थे फिर वो देखते थे, पता लगा जब लड़ाई हो इसी बात को लेकर मारपीट हो गई, तब उनके जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट हो सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ ऐसे तथ्य है जो अगर 6 में रेलिवेंट है तो ये जरूरी नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं रेलिवेंट नहीं होंगे, वो दूसरी जगह भी रेलिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। और क्लियर है? तो अब यानी कि जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था वो बेटा सेक्शन 6 में हम देख रहे थे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ जो हम देख रहे हैं वो रजिस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हमें ये देखना है कि ओकेजन कॉज और इफेक्ट की जब हम बात करते हैं या स्टेट ऑफ थिंग की बात करते हैं तब उस समय क्या स्थिति होगी, तो उसके लिए फिर हम सेक्शन 7 में भी देखते हैं। आई बात समझ में? नहीं Can you take an example of civil case
applying section 7. सिविल केस और अप्लाइंग सेक्शन 7। अच्छा ठीक है, शाबाश बेटा। अच्छा पहले मुझे उससे पहले ये बताओ, जो सिविल के अंदर फैक्ट इन इश्यू होते हैं क्या? फैक्ट इन इशू जी होते होते हैं। हैं सिविल के अंदर? हाँ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तो मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात मत नहीं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ एक मिनट। आद्या, यस आद्या, सर। सिविल के अंदर फैक्ट इन इश्यू होते हैं? नहीं सर, कल आपने बताया था कि फैक्ट इन इशू जो होते हैं वो क्रिमिनल में होता है। और सिविल में क्या होगा? इशू इन फैक्ट। इश्यू ऑफ फैक्ट, यानी कि जो सेक्शन 5 की हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे होगा फैक्ट इन इश्यू और वहाँ होगा इश्यूज ऑफ फैक्ट, यानी कि इश्यूज फ्रेम होते हैं। अब जो इश्यूज फ्रेम होते हैं उनको असर्ट और डिनायल के रिगार्डिंग जो भी चीजें आएंगी, they may be called as fact in issue। अभी तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बेटा जो फैक्ट इन इश्यू की अगर हम बात करते हैं, ये माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर, कि क्रिमिनल मैटर की बात करेंगे तो वहाँ पे फैक्ट इन इश्यू होगा, लेकिन सिविल के अंदर बेटा इश्यूज फ्रेम होते हैं। जो इश्यूज क्या है, यानी कि इश्यूज से क्या मतलब होगा मनीष? हेलो इश्यूज से क्या मतलब होगा? सर, इशू से मतलब हो गया कि जो भी वो एक ये कोड फ्रेम करेगी किसी भी वो केस के आने पर। चलो ठीक है, ए फाइल्ड ए सूट दैट सच एंड सच, यानी कि मनीष हैज फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द अनीस दैट सच एंड सच प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ मनीष एंड अनीस हैज टेकन ए पोजीशन इलीगली, और जो है अनीस ने उसका जो कब्जा है इलीगली ले लिया है। अब जो है सेल डीड के आधार पे जो मनीष कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी की वो मालिक है। अब इसमें जो है मुझे बताओगे क्या क्या इशू हो सकते हैं जब कोर्ट इशू फ्रेम करेगा, तो क्या क्या हो सकते हैं? बोलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो। अब सर ये पहला क्वेश्चन तो वो कोर्ट वो फ्रेम करेगी कि क्या ये प्रॉपर्टी मनीष की है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इशू डिसाइड होगा, वेदर द कोर्ट हैव जुरिडिक्शन टू डिसाइड सच एंड सच मैटर। हाँ, जुरिडिक्शन के ऊपर बनेगा। ठीक। सबसे पहला इशू जुरिडिक्शन का होगा जी भाई, जुरिडिक्शन होगा तभी तो आगे चलेगी। जी जी ठीक है, अब उसके बाद सर उसके बाद फिर वो उसके बाद मेरी ओनरशिप के ऊपर आएगा। whether the suit which has been filed by Manish is undervalued। दूसरा इशू, ओके सर। जो स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी, जो कोर्ट फीस दी जाएगी, पहले वो भी तो तय होगी। जी सर। है या नहीं होगी? होगी सर, होगी। अब तीसरा इशू, सर आप बता दो, दिमाग से निकल गया। चलो खैर कोई बात नहीं। मतलब ये जो इश्यूज हैं, ये सबसे पहले कोर्ट, तो अब ये जो इश्यू फ्रेम किए जाएंगे तो इनको पहले तय किया जाएगा। सबसे पहले तय किया जाएगा कि क्या कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार है भी या नहीं इस मामले को सुनवाई का। और मान लीजिए सुनवाई का अधिकार है भी, तो उसके बाद ये है कि भैया जो सीधे से जो उसकी जो कोर्ट फीस दी जानी थी, मरीज जी ने उसे कोर्ट फीस को पूरी तरीके से अदा कर दिया है या नहीं कर दिया। अब ये दोनों जो होने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये देखा जाएगा कि सीधे से जो सेल डीड है, जिस सेल डीड के ऊपर ये अपना मालिकाना हक बता रहे हैं, उस सेल डीड की बात करते हैं। अब सेल डीड या सपोज करो वसीयत की बात करते हैं, जो बिल के आधार पर ये मालिकाना हक बताते हैं उसका अपना। तो द वेदर द विल हैज बीन रजिस्टर्ड और नॉट, जो बिल है वो वैलिडली एग्जीक्यूटेड और नॉट, जो वैलिडली एग्जीक्यूट किया गया था या नहीं किया गया था। अब मान लीजिए अगर वो रजिस्टर्ड बिल है तो उसके रजिस्टर्ड ये बताइए कि अब इफ द बिल इज नॉट रजिस्टर्ड वेदर इट कैन बी रीड एज एन एविडेंस इन सच मैटर और नॉट। अगर बिल को रजिस्टर्ड, आबिदा आप बताएंगे, अगर बिल को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है तो क्या उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा?
सर कैन आबिदा, यू रिपीट इट अगेन? हाँ बेटा मैंने ये पूछा है, जो विल है, विल तो आप समझते हो, जी ठीक है, और जो है विल को अगर हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया है, जी। ठीक है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट को भी अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसकी एविडेंस की वैल्यू बनाए रखने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब सपोज यस। कीजिए विल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या उसे हम साक्ष्य में पढ़ेंगे, एविडेंस पे उसे लिया जाएगा या नहीं? सर लिया जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मुझे याद नहीं, पर लिया जाएगा क्योंकि रजिस्टर कैसे हो सकती है मरने से पहले विल? हो सकती है, हो सकती होगी पर मेरी नॉलेज में नहीं है। नहीं रजिस्टर्ड हो सकती है मरने से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, एग्जीक्यूट मरने के बाद होगी, तो वो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, लेकिन रजिस्टर्ड हो जाएगी मरने से पहले। एग्जीक्यूशन से मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को एनफोर्स किया जाना। अब कोई डॉक्यूमेंट एनफोर्सेबल तब होगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, जब उसकी जो ना वैल्यू आ जाएगी, जब उसमें एनफोर्सेबिलिटी की पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि जब तक वो व्यक्ति जिसने विल किया जब तक मरेगा नहीं, मरने के बाद जी तो एनफोर्स होगा ना, तो वो यस सर। एग्जीक्यूट किसी व्यक्ति के मरने के बाद होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज अगर कोई विल रजिस्टर्ड नहीं हुई है, वेदर इट कैन बी रीड एज ए एविडेंस इन अ मैटर और नॉट? सर यस, इट कैन बी टेकन एज एन एविडेंस इन लिखा हुआ बोथ बस, केसेस। मैंने बस ये पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है, क्यों, ताकि क्यों उसे बिना रजिस्टर्ड ना होते हुए भी उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि सर विल जरूरी नहीं, हो सकता है कि रजिस्टर वो किसी रीजन से ना करा पाया हो, अच्छा, और भी कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एलएलएम कर चुके हैं? हो सकता है वो अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा हो। अच्छा, कोई ऐसा भी बच्चा है बेटा इसमें जो जिसने सीएस की हो? अच्छा, टीजेएस हेलो किसने दिया है? हेलो 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 सर। मनीष, सर अनुराग। अनुराग, हाँ अनुराग बोलो। सर एक केस मेरे ध्यान में आया था तो मैंने सोचा उसके बारे में बोल दूं। मुझे हाँ पक्का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा था कि 2008 से पहले की जितनी भी रजिस्टर्ड 2008 से पहले की जितनी भी अनरजिस्टर्ड विल्स हैं तो उनको तो इसमें लिया जाएगा, लेकिन 2008 के बाद जितने भी विल बनेगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो इसमें ली जाएंगी। ऐसा कुछ है क्या? ये तो भैया आप बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ बस पहले। खैर चलो रुक जाओ। अनीश, जी सर। कुछ कह रहे थे आप? सर मैंने कोई क्वेश्चन पूछना था, वो ये था कि क्वेश्चन नहीं, पहले इसका आंसर दो, क्वेश्चन बाद में। सर रजिस्ट्रेशन होना ना होना कोई मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। शाबाश, बिल्कुल क्लियर है। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 18 अगर आप लोग देखोगे, वहां पे सेक्शन 17 और सेक्शन 18, आप इधर ध्यान से सुनना बेटा, दो सेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन 17 में दिया हुआ है कि द डॉक्यूमेंट विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, कंपलसरी उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन 18 में दिया हुआ कि वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो वहीं पर ये भी दे दिया गया है कि जो विल की अगर हम बात करते हैं तो विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, विल का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। दैट्स व्हाई द विल मस्ट बी रीड एज एन एविडेंस, जो विल है उसको साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे वहां पर पीछे जो इश्यू की हम बात कर रहे थे, ठीक है, इश्यू की हमने बात की थी कि सीधे सीधे जो क्या ना वेदर द विल रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है। अब उसको साक्ष्य में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसके बाद ये कि उसकी जो हाशिए के गवाह है वो सारी चीजें करी जाएगी, उनमें सारे, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसको जो विल को एग्जीक्यूट किया है उस समय वो एग्जीक्यूट करने की पोजीशन पे था भी या नहीं था, ये बहुत सारी चीजें वहां पे इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। अब देखो आबिदा का कहना ये था कि जो हम कॉज के ओकेजन की बात करते हैं तो ओकेजन को जो है हम सिविल में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब देखो पता लगा, देखो हम इसको ले जाइए बिल्कुल, आप इसे जो आबिदा है, आबिदा को ये पता है कि जो तरुण सर है, तरुण सर जो है उनके अंदर दिमाग कम है और उन्हें कुछ भी कह दो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं।
ठीक है आबिदा, समझ में आ रहा है ना आबिदा? सर ऐसा नहीं है, मेरे माइंड में आया क्योंकि जो अरे ये बेटा एक्ट है। रुको एक मिनट, मैं केवल जो समझा रहा हूँ वो समझो। ठीक है जो मैं सर। ठीक है, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए अबिदा को ये तथ्य मालूम है कि तरुण सर जो है सोचने समझने की शक्ति उनकी कम है और उन्हें जैसा कह दो वैसा ही तुरंत कर देते हैं। ये मेरे पास आए और बोले सर आपके वाली जो प्रॉपर्टी आप इसमें मेरे पास 1,000 रुपए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, ठीक है। हमने वो 1,000 रुपए में इनके नाम कर दी। अब ये वाला जो ट्रांजेक्शन है मुझे प्रेरणा बताएगी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन से कवर होगा। देखो भैया सीधे सीधे से आप जो रसायन की जो इसको लेके जाओ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो कैंसिलेशन ऑफ सेल की हम बात करेंगे वहां पर सेक्शन 27 दिया हुआ है। सेक्शन 27 में जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो आइदर वॉइड और वॉइडेबल अगर उसको एज इट इज छोड़ दिया गया तो जो एग्जीक्यूटेंट है उसको ये नुकसान पहुंचाएगा, उसको कैंसिल कराया जाएगा। कैंसिल कराने के लिए यानी कि अब वहां पे मैं ये प्ली लूंगा कि जब मैं सेल डीड कैंसिलेशन के लिए जाता हूं तो वहां ये प्ली मैं लूंगा कि एज आई वाज सफरिंग फॉर मेंटल डिसीज एंड द फैक्ट इज नोन टू आबिदा, यानी कि that's why she have a occasion to execute a sale deed। अभी क्लियर है अबिदा सिविल में जो ओकेजन की हम बात कर रहे थे? सर बाकी 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट। सर यही कारण था कि जो ना प्रॉपर्टी हड़पनी थी। तो सर ओकेजन क्या था? आप कह अभी रहे थे कि ओकेजन यही है कि आपके पास एक अवसर था, क्योंकि ये बात आपकी जानकारी में थी कि मैं मेंटल डिसीज से सफर कर रहा हूँ इस बार, इसलिए आपके पास इस बात का अवसर था कि आप उसे सेल डीड को जो एग्जीक्यूट मुझसे करा सकते हैं। अब दूसरा मेन चीज ये कि अब देखो अधिकतर जो एविडेंस एक्ट है ना बेटा, मोस्टली इसके कुछ प्रोविजन ही सिविल में अप्लाई होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्शन आर एप्लीकेबल ऑन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम सेक्शन 7 की बात कर रहे थे ना, तो जो सेक्शन 7 है ये आपका मोस्टली आपकी क्रिमिनल मैटर में ही वो होता है। अब दूसरा जो है जो सीधे सीधे से आप देख रहे थे ओकेजन कॉज इफेक्ट, अब ये आता है व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर व्हिच दे हैपन, यानी कि वो स्थिति पैदा करते हो जिसमें वो अकर्ड हुए हो। और तीसरा या ऐसे कोई अवसर प्रदान करते हैं जिसमें उनको घटित हो सकते हैं। This section provide for the relevancy of the following fact: occasion, cause, effect। effect चाहे immediate हो सकता है या otherwise हो सकता है। opportunity यानी कि for their occurrence and state of thing under which they happen। इसको देखो पढ़ लेना क्योंकि आप सारी चीजें एलोबरेट नहीं हो पाएंगी, और मैं मोटा मोटा बता देता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि 7, 8 में दोबारा अब कल ही कराऊंगा इसको, वापस 8 पे आ जाता हूँ। जो सेक्शन 8 में आप देखते हो 3 चीजें: वोटिंग, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। फैक्ट विच शोज द और कॉन्स्टिट्यूट वोटिंग, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, प्रिपरेशन ऑफ फैक्ट इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। दिव्या दिव्या हाँ जी सर। बेटा सेक्शन 8 को पढ़ना। Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation of any fact and issue or relevant fact. The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceedings in reference to such suit or proceedings or in reference to any fact and issue therein or relevant। देखो यहाँ पे बेटा हाँ And यहाँ the पे रुक जाओ, कोई बात नहीं छोड़ दो। यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी बस केवल: वोटिंग, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। अब ऐसे सभी तथ्य जो वोटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हो, वोटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली बात जो बात करते हैं, अब देखो सीधी सी बात ये है कि अभी हम पीछे पूछ के रहे थे सर जो हमारी इंटेंशन है वो तो एक मेंटल स्टेट है खाली, लाइक मेरी इंटेंशन किसी को हार्म करने की है। अब हार्म के अंदर मैं उसमें जो एक्ट करने जा रहा हूँ उससे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं चाहता क्या हूँ, मैं उसका मर्डर कर रहा हूँ, मैं उसके पैसे हड़प रहा हूँ,
वो मेरा मोटिव होगा कि अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी छीन रहा हूँ तो मेरा मोटिव उसकी प्रॉपर्टी को छीनना है और इंटेंशन मेरा बस उसको नुकसान पहुंचाना है। ठीक 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 ठीक। आद्या यस सर। कुछ कह रहे थे बेटा आप? सर मैं मोटिव और इंटेंशन में जो मेरे को पता था मैं वो बता रही थी। बताओ आप। सर मोटिव जैसे आपने कल बताया था कि मैंने किसी से पैसे ले रखे हैं, मेरे को उसको वापस नहीं देना, तो मेरा मोटिव क्या है कि मुझे उसे पैसे वापस नहीं देना, और इंटेंशन क्या कि मैंने उसको हार्म कर दिया, मैंने उसको कुछ भी पैरालाइज कर दिया, उसकी डेथ कर दी, वो मेरी इंटेंशन थी। क्यों? क्योंकि मोटिव मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे उसे पैसे नहीं देना। देन बाद में आया मेरी इंटेंशन कि मैं उसके लिए क्या करूं कि मुझे उसे पैसे नहीं देने पड़े। तो आपने बोला था कि जो इंटेंशन होती है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है और जो मोटिव होता है वो एक एक्सटर्नल एलिमेंट होता है। Sir, A is tried for the murder of B. The हाँ। fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. कुछ याद सा आ रहा बेटा? कहीं ये कहानी सुनी है पहले भी? क्यों हर्षित? Sir, एक सेकंड। नहीं सुनी? अच्छा श्रेयांश। सर कल आपने बताया था कि ऐसी मतलब आपने बताया था कि अक्षय भार्गव सर को मेरा एग्जांपल देके कि वो मतलब मुझे पता था कि उन्होंने किसी को मारा है, तो मैं उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे भी मार दिया कि मुझे से पैसे भी देने पड़े और मेरा सच भी बाहर नहीं आया। अब देखो बेटा, इसमें तो वो लगभग तीनों की ही बातें ठीक है। दीपक जी की भी ठीक है, जो आबिदा कह रही है लगभग वो भी ठीक है, और आध्या की भी ठीक है। देखो क्लियर चीज ये है कि मोटिव और इंटेंशन की जब हम बात करते हैं तो जो इंटेंशन अराइज होती है किसी मोटिव से। अब यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है उसने यही कह दिया कि जो हमारे दीपक जी हैं, दीपक जी ने के ऊपर मुकदमा चला हर्षित जी की हत्या का। अब यह तथ्य है कि दीपक जी ने अनीस की भी हत्या की है। किसको मालूम थी? हर्षित को मालूम थी, और हर्षित इस बात को धमका करके कि या तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, अन्यथा मैं फिर जो है सबको जाके बता दूंगा। तो ये बात हर्षित को मालूम थी, इसलिए पहले उन्होंने अनीस को तो मारा ही था, उसके बाद हर्षित जी को भी टपका दिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जो इंटेंशन टू किल है, जो इंटेंशन है वो किसी व्यक्ति को, हर्षित को मारने की है, और जो इसमें मोटिव है वो जो इंफॉर्मेशन थी, कौन सी वाली इंफॉर्मेशन जो हर्षित के पास थी। इंफॉर्मेशन क्या थी कि दीपक जी ने अनीस की भी हत्या की है, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना होने देना ही मोटिव है। तो केवल बस ये माइन्यूट सा डिफरेंस होता भैया दोनों में। तो मोटिव और इंटेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दीपक जी भी कह रहे थे कि जो हार्म पहुंचाना है दैट इज इंटेंशन, जो हम चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मोटिव। तो लगभग आबिदा ने भी वही बात कही थी। तो हर्षित जी तीनों ने ही लगभग बात तो सही कही है, बस हो सकता है कि आगे अगर हम चलते हैं सेक्शन 9, सेक्शन 9 में हमें जो पढ़ना है, फैक्ट which are necessary to explain or introduce relevant fact and fact in issue, or which suggest and rebut and support the किसका fact in issue और relevant fact को, or which establish the identity of anything or any person whose identity is relevant, or fix the time and place under which they happen, which shows the relation of the parties and their transaction। भैया इनको दोबारा मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कल इनको ठीक से पढ़ देना 7 से लेकर के 8 तक, नहीं से फिर ये कल तभी कराऊंगा। अगर इजाजत हो तो इसको यही खत्म कर दें। सर एक बार जस्ट रिपीट कर दीजिए। क्या कह रहे हो अर्षित? सर एक बार जस्ट रिपीट कर दीजिए। सेक्शन 6। सेक्शन 6 शाबाश। अनीस क्या कह रहे हैं?
अनीश और अभी हमने अभी जो आप मनीष को एक एग्जांपल देके बता रहे थे जब इशू फ्रेम कर रहे थे, तो सर जुरिडिक्शन की जो बात आपने कही थी, जो हमारा कॉम्पिटेंसी होती है वो जुरिडिक्शन के अंदर या उसमें इंक्लूड होती है वैल्यू में, या किस में होती है, या अलग से देखा जाता है? देखो एक